फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है थायराइड डिसऑर्डर। थायराइड डिसऑर्डर का मतलब ये है कि अगर थायराइड में कोई प्रॉब्लम हो जाए, और इसका डिसऑर्डर जो है दो तरीके से हो सकता है। एक तो थायराइड का लेवल बढ़ जाए, थायरॉक्सिन का लेवल। आपको मालूम है कि थायराइड जो है थायरॉक्सिन सिक्रीट करता है, और ये थायरॉक्सिन जो हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी को कंट्रोल करता है, हमारी बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है। कैसे करता है? जो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, जो कि जिसमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है ग्रोथ के लिए, सर्वाइवल के लिए, और जो मेटाबॉलिज्म होता है हमारा, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, लिपिड हो, प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म है, उस सब में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है वो थायराइड जो है कंट्रोल करता है। तो हमने ये सारा जो है इसको बहुत ही कायदे से डिस्क्राइब किया है हमने पिछले लेक्चर में। तो लेकिन आज का जो लेक्चर है कि अगर थायरॉक्सिन का लेवल बढ़ जाए या थायरॉक्सिन का लेवल घट जाए, बढ़ता किसे बोलते हैं? हाइपर। हाइपर हो जाए, बढ़ जाए। घटना किसे कहते हैं? हाइपो। तो उसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, जो प्रॉब्लम आते हैं, वो हम आज देखेंगे कि कौन कौन सी जो है डिजीज़ उसके साथ एसोसिएटेड है, जुड़ा हुआ है। अगर थायराइड का लेवल ज़्यादा आए, बढ़ जाए, या थायरॉक्सिन का लेवल कम हो जाए, T3 T4 का लेवल ज़्यादा आ जाए या कम हो जाए, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम होता है वो हम आज देखेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना जो लेक्चर जो है वो है थायराइड डिसऑर्डर। थायराइड डिसऑर्डर, थायराइड डिसऑर्डर, डिसऑर्डर। तो उसके पहले ज़रूरी है कि हम जो है अपना जो मेन डायग्राम है वो थोड़ा सा रिकॉल कर लें, ताकि इसी के ऊपर बेस्ड है हमारा सारा जो है लेक्चर। तो अगर आप देखेंगे कि हमने पहले ही बताया है कि ब्रेन का जो हाइपोथैलेमस रीजन है, ब्रेन का जो हाइपोथैलेमस है, वो हाइपोथैलेमस के साथ आपका ये पिट्यूटरी जो है, देखिए पिट्यूटरी ये अटैच है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड हमने बताया था कि इसमें कोई अगर स्टिमुलस जाता है, सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, भाई किसी भी चीज़ का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इन्फॉर्मेशन जाता है कि न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स, जो हाइपोथैलेमस में सेल्स होती है, वो न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स, वो टीआरएच, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है। ये टीआरएच जो है ब्लड सर्कुलेशन से होते हुए हाइपोफिजियल पोर्टल वेन के जरिए होते हुए, न्यूरो हाइपोफिजियल पोर्टल वेन के होते हुए, ये आपने देखा है ये सेल है जो कि पिट्यूटरी स्टाक में है। इस पिट्यूटरी पे रिसेप्टर है टीआरएच का। जब इसको स्टिमुलेट करेगा तो टीएसएच प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा? टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये आपका जो है, ये आपका थायराइड ग्लैंड है। क्या है? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड है आपका, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड का फॉलिकल सेल है। ये टीएसएच जाके फॉलिकल सेल पे बाइंड करता है और बोलता है कि तुम जो है, जो तुमने मैन्युफैक्चर किया है थायरॉक्सिन, जब इसका इंफॉर्मेशन यहाँ पे आएगा तभी वो रिलीज करेगा T3 T4, रिलीज कर T3 T4। तो इसका मतलब क्या है? बहुत ही आसान तरीके से देखें तो ब्रेन से टीआरएच आया, टीआरएच थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, टीआरएच ने टीएसएच को सीक्रेट कराया, इसको इंफॉर्मेशन भेजा कि भाई तुम बाहर आओ, टीएसएच बाहर आया, और टीएसएच का लेवल जब आ गया और जब थायराइड में गया तो उसने फॉलिकल सेल को बोला कि तुम जो है थायरॉक्सिन सीक्रेट करो। बहुत आसान है। ब्रेन से देखिए तीन जो ऐसे मॉलिक्यूल है, टीआरएच, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, जो कि ब्रेन का न्यूरो सिक्रेटरी सेल जो ब्रेन में है, वो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन जो है वो रिलीज होता है ब्रेन के न्यूरॉन से। वो जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड में, वहाँ पे जो सेल है थायरोट्रॉप्स, जो कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग मतलब थायराइड स्टिमुलेट करेगा ताकि थायरॉक्सिन आए। तो टीआरएच, टीएसएच, और टीएसएच जाता है थायराइड ग्लैंड में, थायराइड ग्लैंड में जाता है। और जब ये टीएसएच जाता है ना, तो वहां पे बोलता है कि अब तुम थायरॉक्सिन यानी कि T3 T4 निकालो, तुम रिलीज करो T3 T4। तो T3 T4 जो है वो रिलीज होता है और वो पेरिफेरल टिश्यू पे जाता है, सेल्स पे।
सारे सेल्स पे जाएगा जहां पे वो काम करेगा। यानी कि ब्रेन का हाइपोथैलेमस से टीआरएच, पिट्यूटरी ग्लैंड हमने बताया था, उस पिट्यूटरी ग्लैंड से आपका निकला टीएसएच, वो गले में थायराइड में गया, कहां पे गया, टीएसएच में, तो वो रिलीज किया थायरॉक्सिन, और फिर वो सारे सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बॉडी के सारे पेरिफेरल टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जो कि मैं बताया हूं फॉर द फंक्शन ऑफ द बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो वो ये मैकेनिज्म जो थी, जो हमने दोबारा एक बार बताया है, वो थी। अब जो प्रॉब्लम है, जो आज का जो टॉपिक है डिसऑर्डर, तो हाइपरथायरॉयडिज्म। तो हाइपर क्यों हो जाता है? हाइपर सबसे पहले जो है, अगर हाइपर की हम बात करें तो लेट अस टॉक अबाउट कैंसर। व्हाट इज कैंसर? बड़ा आसान है। कैंसर ऐसी चीज है जिसका किसी पे कोई कंट्रोल नहीं है। कैंसर वो चीज है जो अपने आप में वो किसी भी सिस्टम को फॉलो नहीं करता है, किसी भी बायोलॉजिकल लॉ को फॉलो नहीं करता है, उसका एक अपना निज़ाम है। अब वो उसको कोई स्टिमुलस नहीं चाहिए। सबसे पहली बात कैंसर में, जैसे नॉर्मल फंक्शन क्या होना चाहिए कि टीआरएच, टीएसएच और टीएसएच के बाद थायरॉक्सिन, लेकिन कैंसर को ये ऊपर से कोई भी मतलब नहीं है। अगर किसी सेल में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, चेंज हो गया है, जिसको बोलते हैं नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन मतलब न्यू ग्रोथ, न्यू क्रिएशन, तो वो जो सेल्स हो जाती हैं वो कैंसर सेल्स हो जाती हैं, जिसको बोलते हैं नियोप्लास्टिक सेल। नियोप्लास्टिक सेल्स बोलते हैं कैंसर सेल। बड़ा सीधा सा उसका वो है कि सपोज करिए ग्रोथ क्या है। ग्रोथ ये कि अगर हमारी बॉडी, अगर हाथ है तो उसकी लिमिट है, जैसे नाक है तो वो ये नहीं कि बढ़ता हुआ चला जा रहा है, उसके बाद ब्रेक है कि इतना ही बनना है नाक को, उससे ज़्यादा नहीं बनना है। लेकिन अगर ये सेल नियोप्लास्टिक हो जाए तो ये क्या करता है, बढ़ता हुआ चला जाता है। यहाँ पे एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन हो जाएगा। यहाँ पे अगर कैंसर नियोप्लास्टिक है तो यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। यानी कि एक सेल, इसको कहीं से इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, ब्रेन से या कहीं से, वो एक सेल अपने आप में जो है इतना खतरनाक है, नास्टी है, इट्स सो डेंजरस सेल। वो इतना डेंजर सेल हो जाता है कि उसको किसी भी निज़ाम की ज़रूरत नहीं है, उसे कोई भी लॉ नहीं फॉलो करना, वो अपने आप में ही जो है पागल की तरह जो है बिल्कुल प्रोलिफरेट करता रहता है, जिसको हम बोलते हैं कैंसर। यही प्रॉब्लम है कैंसर में। वो मैं बाद में बताऊंगा कैंसर क्या है, जिसमें कि कैंसर को रोकने का ट्यूमर सप्रेसर जीन, और अगर ट्यूमर को सप्रेस, दबाना जीन, यानी वो जीन जो प्रोटीन बनाएगा, जो ट्यूमर को दबाएगा, वही काम नहीं कर रहा है, वही फेल हो गया है। एपोप्टोटिक जीन, यानी कि जो एपोप्टोसिस होती है, सेल मरते हैं एक तरीके से, अगर वो भी एपोप्टोटिक जीन भी फेल हो जाए तो सेल मरेगा ही नहीं, वो अपने आप में जो है प्रोलिफरेट करता चला जाएगा। तो उसका निज़ाम अलग है। तो हम कैंसर की जब बात करेंगे तो मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे बस इतना कहने का मतलब ये है कि ये आपका थायराइड ग्लैंड है, ये थायराइड ग्लैंड का एक सेल, सिंगल सेल, ये जो सेल है, जो सिंगल सेल है, ये सेल सोचिए वो नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए उसका, नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये एक सेल, सिर्फ एक सेल, फॉलिकल सेल तो ढेर सारे हैं थायराइड में, और ये फॉलिकल से रिलीज करता है आपका क्या, T3 T4, क्या रिलीज करता है, T3 T4 रिलीज करता है। ये एक सेल, मैं आपको बताऊं, ये एक सेल नियोप्लास्टिक हो जाता है तो होता क्या है कि ये सेल यहीं पर प्रोलिफरेट करके नोड्यूल बना देता है। क्या बना देता है, नोड्यूल्स, यानी कि ढेर सारा एक ही जगह मास बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं नोड्यूल्स बन जाता है, नोड्यूल्स। तो एक सेल नोड्यूल्स बना लेता है। अब बाकी ये जो सेल्स हैं नॉर्मल, तो होता क्या है कि जब एक सेल आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर एक सेल T3 T4 अगर बहुत ज़्यादा बनता है, तो हमने बताया था कि अगर इसमें T3 T4 अगर बहुत ज़्यादा बनता है, T3 T4 थायराइड जो है बहुत ज़्यादा अगर T3 T4 बनाएगा, T3 T4 का लेवल हाई होगा, तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ये होता है कि
कि वो जाके टीएसएच को भी इनहिबिट कर देगा और टीआरएच को। क्यों? बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हम बहुत ज़्यादा हैं, अब बॉडी में बहुत ज़्यादा है, अब इनको इनहिबिट करता है, जिसको नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो ये जाके टीआरएच और टीएसएच को इनहिबिट कर देगा कि भाई अब हमको नहीं चाहिए, क्योंकि T3 T4 का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन रीज़न क्या है? रीज़न कुछ और है। रीज़न क्या है? रीज़न ये कि एक सेल जो है, एक सेल वो नोड्यूल बना रहा है, वो कैंसरस सेल हो गया है, कैंसर हो गया है एक सेल। तो बाकी के जो सेल हैं, बाकी के सेल, इनको टीएसएच नहीं मिलेगा ताकि इन ये जो है थायरॉक्सिन को निकाले। तो जब इनको टीएसएच वगैरह नहीं मिलेगा, इनको स्टिमुलस नहीं मिलेगा, तो ये डिजेनरेट कर जाएंगे, ये जो है ये अपना फंक्शन को लॉस कर जाएंगे। इसीलिए हमने इसको दिखाया कि ये जो थायराइड है वो छोटा हो जाता है, श्रंकन हो जाता है, यानी कि थायराइड के साइज छोटा हो जाएगा, सिर्फ एक जगह नोड्यूल्स बनाएगा, एक जगह नोड्यूल्स बनाएगा, जिसको एडिनोमा भी बोलते हैं, टॉक्सिक थायराइड टॉक्सिक एडिनोमा। तो ये नियोप्लास्टिक सेल है। यानी कि हाइपर क्या है? हाइपर का मतलब होता है थायरॉक्सिन का बढ़ना। तो T3 T4 लेवल कैसे बढ़ रहा है? या तो आपको नॉर्मल नहीं, हाइपर है, या तो कोई सेल कैंसर हो गई है। एक ही सेल जो है वो आपको थायरॉक्सिन बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, और बाकी जो सेल्स से उनको मिल ही नहीं रहा मौका ऊपर से। बाकी का सेल नॉर्मल है, लेकिन वो बैठे हुए हैं, उनको जो है कोई स्टिमुलस नहीं मिल रहा है कि हमको बनाना है, तो बाकी की सेल जो डिजेनरेट कर जाएगी। तो थायराइड क्या होगा? छोटा हो जाता है, सिर्फ वो हिस्सा नोड्यूल्स बनाएगा, नोड्यूल्स जो कैंसरस सेल होगा। तो एक जो है कैंसर में क्या होगा? T3 T4 का लेवल बढ़ जाएगा और TRH TSH का लेवल जो है डिक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो पहला पॉइंट क्या है? हाइपर थायरॉइडिज्म, T3 T4 का लेवल क्यों बढ़ेगा? बिकॉज ऑफ कैंसर, नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन, नियोप्लेजिया। अब आ जाइए दूसरा जो है वो है ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव का मतलब ये है, अगर आप देखेंगे कि अपनी ही कब्र खोदना, अपनी कब्र खोदना। ग्रेव डिजीज पढ़ाने से पहले मैं एक चीज बता दूं आपको कि बॉडी का इम्यून सिस्टम, इसका इम्यून सिस्टम से कनेक्शन है। इम्यून सिस्टम से क्या है कनेक्शन? कि अगर कोई बाहर से बैक्टीरिया या कोई इन्फेक्शन होता है, तो हमारा जो मिलिट्री सिस्टम है, इम्यून सिस्टम, वो उससे लड़ता है। यानी कि लड़ता है, हमारी बॉडी के सिस्टम से नहीं लड़ रहा है। हम दिन भर खाते हैं तो वो एंटीजन का काम नहीं करता है, वो ये नहीं समझता कि फॉरेन आ रहा है तो उससे लड़ना है या कोई चीज़ है। लेकिन बैक्टीरिया वगैरह अगर बाहर से आते हैं, बैक्टीरिया, तो इम्यून सिस्टम हमारा अलर्ट रहता है। हमारे जो ब्लड के सर्कुलेशन में न्यूट्रोफिल्स है, वाइट ब्लड सेल्स है, वो सर्वेलेंस का काम करते हैं। दिन भर जो है वो सर्वेलेंस करते रहते हैं कि कोई जो है इन्फेक्शन तो नहीं हुआ, कोई बैक्टीरिया तो नहीं हुआ। तो इम्यून सिस्टम उस पर अटैक करते हैं। यानी कि सेल्फ और नॉन सेल्फ। सेल्फ मतलब अपना है तो नहीं कुछ करना है, बाहर से आया नॉन सेल्फ तो उस पर अटैक करना है, उस पर अटैक करना है। तो ये इम्यून सिस्टम की खास बात है कि वो फॉरेन को, एंटीजन को अटैक करना है, बाहर से कोई बैक्टीरिया आ रहा है तो उसको मारना है, अंदर को सिस्टम को सेफ करना है। लेकिन यहाँ पे कहानी डिफरेंस हो जाती है। यहाँ की कहानी जो है ट्विस्ट है। क्या है कहानी? कि ये फॉलिकल सेल है, मैंने बताया ना थायराइड में ये फॉलिकल सेल, थायराइड के फॉलिकल सेल है। ये फॉलिकल सेल T3 T4 को क्या करते हैं? T3 T4 को थायरॉक्सिन को रिलीज करते हैं ब्लड में, सर्कुलेशन में, और वो फिर जो है T3 T4 जो है वो सेल पे, पेरिफेरल सेल पे जाता है। यहाँ पे कहानी क्या है कि जो फॉलिकल सेल का जो रिसेप्टर है, रिसेप्टर, यूजुअली ये जो रिसेप्टर है मैं आपको बताऊं, इस रिसेप्टर पे क्या बाइंड करना चाहिए? TSH फॉलिकल में, फॉलिकल जो है अगर आपका ये थायराइड है तो थायराइड से पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या है? TSH निकल रहा था, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH, TRH TSH, यानी कि जो हमारा एक्सेस है, ये आप जरूर याद रखें कि जो TRH ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर TSH और ये TSH जो है इस पे बाइंड कर रहा था रिसेप्टर पे, तो T3 T4 जो है सीक्रेट कर रहा था। अब यहाँ कहानी क्या है? ग्रेव डिजीज, क्यों अपनी कब्र खुद ही खोद देता है? अब देखिए क्या है, 20 एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है, 20 सेल, ऑटो इम्यून डिजीज है, ऑटो इम्यून। तो ये जो एंटीबॉडी है वो इसके रिसेप्टर पे, TSH के रिसेप्टर पे बाइंड कर देता है,
बाइंड कर देता है, जिसकी वजह से अब टीएसएच जो इस पे तो बाइंड नहीं कर पाएगा। नॉर्मल टीएसएच इस पे बाइंड करता है, फिर हट जाता है, T3/4 आ जाता है। लेकिन ये जो एंटीबॉडीज है अपने ही रिसेप्टर को इसको समझती है बाहर का, इसी पे अटैक कर देती है अपने ही रिसेप्टर को। तो अपने ही रिसेप्टर को जब अटैक करके बाइंड करेगा, और सिर्फ बाइंड नहीं करता है, इसको कंटिन्यूअसली कॉन्स्टेंटली इसको स्टिमुलेट भी करता है, और स्टिमुलेट करने की वजह से T3/T4 जो है बहुत ज़्यादा जो है ब्लड सर्कुलेशन में बहुत ज़्यादा T3/T4 का लेवल बढ़ जाता है। स्टोरी सेम है, जब T3/T4 का लेवल बढ़ जाएगा तो वो क्या करेगा, TSH को और TRH को इनहिबिट कर देगा। TSH TRH इनहिबिट हो जाएगा तो TRH TSH का लेवल तो घट जाता है, T3/T4 का लेवल बढ़ जाता है। अब ये एंटीबॉडी कंटिन्यूअसली जो है वो उसको कंटिन्यूअस जो है इसको T3/T4 का प्रोडक्शन बढ़ाता रहता है, कंटिन्यूअस इसका लेवल बढ़ता रहता है। फीडबैक मैकेनिज्म को ये डिक्रीज कर जाता है। तो इसमें थायराइड का जो क्या होता है, थायराइड जो ग्लैंड होता है, थायराइड, ये T3/T4 की वजह से इसका बेजल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, बेजल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, और ये थायराइड का जो साइज होता है वो बढ़ जाता है, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, इसका साइज जो है बढ़ जाता है। तो और T3/T4 का अगर लेवल बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऑटो इम्यून सिस्टम, अब ये जो रिसेप्टर, ये जो बॉडी है फॉलिकल से, वो ऑटोनोमस हो गई है, ऑटोनोमस। इसको T3/T4 करना ऊपर से आप चाहे जितना भी TR है चाहे TSH है उससे मतलब नहीं है। ये T3/T4 जो है कंटिन्यूअस जो है ब्लड में ये फ्लो कर रहा है, सेल से पेरिफेरल टिश्यू में जा रहा है, इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, इसका बेजल मेटाबॉलिक रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है। तो इसीलिए अगर हाइपरथायरॉयडिज्म को बोलते हैं इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, इसीलिए जो है इसका जो ग्लैंड का साइज है वो बढ़ जाता है, क्योंकि T3/T4 का लेवल। तो जब T3/T4 का बहुत ज़्यादा हो जाता है तो टॉक्सिसिटी डेवलप हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं थायरोटॉक्सिकोसिस। एक तरह से कहा जाए तो थायरोटॉक्सिकोसिस स्टेट आ जाता है, थायरोटॉक्सिकोसिस स्टेट आ जाता है। और इस तरह का जो बढ़ने को ग्लैंड को होते हैं, एक तरह से आप कहेंगे कि इस तरह से जो है उसको डिफ्यूज ग्वाइटर भी कहते हैं, डिफ्यूज ग्वाइटर, जिसमें जो है ग्वाइटर, इसमें क्या होता है कि सेल जो है बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेट करने लगती हैं, और जब सेल प्रोलिफरेट करेंगे तो इसका जो नॉर्मल जो इसका जो शेप है वो बदल के नॉर्मल शेप क्यूबॉइडल होता है, तो यहाँ पे शेप जो है कॉलमनर हो जाता है। मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि ये थायरोटॉक्सिकोसिस स्टेट में चला जाता है, ग्रेव डिजीज में। ऑटो एंटीबॉडीज ऑटोनोमस बॉडीज है। दूसरा क्या, एक्सोप्थॉल्मिक ग्वाइटर। असल में ये जो एंटीबॉडीज है, ऑटो एंटीबॉडीज, यही एंटीबॉडीज क्या होता है, आई के कनेक्टिव टिश्यू में, जो आई है उसके कनेक्टिव टिश्यू में भी ये जाके बाइंड कर देता है, यहाँ पे बाइंड कर देता है, जिसकी वजह से आंख जो बाहर निकल आती है, प्रोट्रूजन ऑफ आई, प्रोट्रूजन ऑफ आई। इसीलिए हाइपरथायरॉयडिज्म को जो कैरेक्टराइज किया गया है वो कहते हैं कि इट इज़ इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड या इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्वाइटर। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड मैं बोल रहा हूँ, ग्वाइटर। ये भी जान लीजिए, ग्वाइटर जो है, ग्वाइटर का सिर्फ इतना मतलब है साइज से है, साइज का बड़ा होना, उसको बोलते हैं ग्वाइटर। तो ग्वाइटर जरूरी नहीं है कि हाइपो में ही हो, हाइपर में भी होता है। तो ग्वाइटर या तो हाइपरथायरॉयडिज्म में हो सकता है या तो हाइपोथायरॉयडिज्म में। ग्वाइटर का मतलब सिर्फ होता है कि साइज का बड़ा होना, एक्सपेंड करना, इंक्रीज करना। तो साइज का इंक्रीज होता है, उसको ग्वाइटर बोलते हैं, ये दिमाग में डाल लीजिए आप। तो इसमें आंख बाहर आ जाती है, यही एंटीबॉडी, उसको बोलते हैं एक्सोप्थॉल्मिक ग्वाइटर। क्या बोलते हैं, एक्सोप्थॉल्मिक ग्वाइटर बढ़ जाती है। आप देखेंगे आई जो बल्जिंग हो जाती है और बड़े वैसे घूरते हुए जो है नज़र आता है। तो इसीलिए तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइपरथायरॉयडिज्म की जो 2-3 जो है कंडीशंस ये है, या तो भाई हमें T3/T4 चाहिए, तो या तो हमारा जो है सेल कैंसरस सेल या नियोप्लास्टिक, जो कोई भी बायोलॉजिकल लॉ ओबे नहीं करता है, उसका किसी से लेना देना नहीं है, हमें बस बनाना है T3। एक सेल जो है वो नोडुल बना लेती है, इतना ज़्यादा प्रोलिफरेट करती है और इतना ज़्यादा T3/T4 प्रोडक्शन बढ़ जाता है। दूसरा है ग्रेव डिजीज,
ग्रेव क्या होता है? ये ऑटो एंटीबॉडीज, ऑटोमेटिक सिस्टम है, ऑटोनोमस। जो एंटीबॉडी बैक्टीरिया को मारना चाहिए वो भूल जाती है, और वो उसको उस मतलब वो जो हमारा इम्यून सिस्टम है, वो इम्यून सिस्टम हमारे सिस्टम को अटैक करता है। देखिए रिसेप्टर को अटैक करता है कि T3 T4 ज़्यादा हो। जब ये इसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो जो स्टेट आ जाती है थायरोटॉक्सिकोसिस, थायराइड से रिलेटेड टॉक्सिसिटी, तो थायरोटॉक्सिकोसिस, जिसकी वजह से इसका साइज बढ़ जाता है, क्योंकि सेल जो होती है कॉलमनर से कुबाइडल से कॉलमनर सेल हो जाती है, इसका शेप बदल जाता है, जिसको ग्वाइटरी बोलते हैं, साइज बढ़ जाता है, तो डिफ्यूज ग्वाइटरी बोलते हैं। और वही एंटीबॉडी ये आई में जो है, आई के कनेक्टिव टिश्यूज वगैरह में जो है अटैक कर देता है यहाँ पे, तो आई जो है बाहर आ जाती है, जिसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक ग्वाइटर। तो इसीलिए हम हाइपोथायरॉयडिज्म में आप देखे होंगे, हाइपोथायरॉयडिज्म में आपने पढ़ा होगा ग्रेव डिजीज या बेस डाउ डिजीज और ऑप्थोलोमिक एक्सोप्थॉल्मिक ग्वाइटर और थायरोटॉक्सिकोसिस। तो ये चारों टर्म हमने डिफाइन किया कि ग्रेव क्या होता है, ऑटो इम्यून सिस्टम है, थायरोटॉक्सिसिटी क्या होता है, लेवल बढ़ जाता है, ग्वाइटर जो है साइज में बढ़ना, इनलार्ज होना, एक्सोप्थॉल्मिक ग्वाइटर प्रोट्रूजन ऑफ आपका आई बॉल का प्रोट्रूजन हो जाना। तो इसको बोलते हैं हम ग्रेव डिजीज हाइपरथायरॉयडिज्म। इसका मतलब आपको ये समझना होगा कि हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि आपका T3 T4 बढ़ गया, बेजल मेटाबॉलिक रेट बढ़ गया है। तो इससे क्या होगा, सपोज करिए मेरा बेजल मेटाबॉलिक, हमारी कैलोरी बढ़ गई है, हमारे अंदर हीट बढ़ गया है, तो मेरा ब्रेन जो हर वक्त काम करेगा, तो उससे कुछ प्रॉब्लम आती है। एक तो ये आती है कि इंसोमिनिया होता है कि हमको नींद नहीं आएगी, हमें कम नींद आएगी, अगर इसका लेवल ज़्यादा है हमें कम नींद आएगी। दूसरा ये है कि हमारा जो रेस्पिरेशन है या कार्डिक हार्ट है वो बढ़ जाएगा, वो बढ़ जाएगा। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि जीआईटी में, इंटेस्टाइन में जो फूड है, चूँकि इंटेस्टाइन में भी जो है, जो उसका कॉन्ट्रेक्टाइल है और जो जीआईटी का मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा होगा, तो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, तो डायरिया होने लगेगा। डायरिया का तो क्या होता है, हाइपर में याद रखिएगा, बॉडी का वेट जो है लॉस हो जाता है, आदमी दुबला पतला हो जाता है, हाइपर में दुबला पतला हो जाता है। क्यों? क्योंकि T3 T4 इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, ब्रेन का सेंट्रल नर्वस सिस्टम बढ़ जाता है, काम करना बढ़ जाता है, आदमी को नींद नहीं आती है, आदमी हमेशा बेचैन रहता है, यानी कि एंजाइटी बढ़ जाती है, आदमी की बेचैनी बढ़ जाती है, आंखें बाहर निकल आती हैं, और वेट जो है लूज करने लगता है, उसका वेट जो है लॉस होने लगता है हाइपरथायरॉयडिज्म में, अगर हाइपर है तो ये हमारा जो था हाइपरथायरॉयडिज्म। अब हम आते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है? हाइपोथायरॉयडिज्म सबसे पहला हम बोलते हैं सिंपल कोलाइड या ग्वाइटर। आपको मालूम है कि T3 T4 बनने के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, जो कि फॉलिकल्स से थायराइड, दो चीज़ों का हमने बताया, एक तो थायरोग्लोबुलिन, और थायरोग्लोबुलिन के अंदर आयोडीन का कॉम्बिनेशन, इनकॉर्पोरेशन टेरोसिन में। ये मैं बता चुका हूँ कि थायरोसिन के दो कंपोनेंट है, एक तो थायरोग्लोबुलिन और एक है आपका आयोडीन। तो यानी कि आपका जो खाना है वो आयोडीन से फोर्टिफाइड होना चाहिए, आयोडीन रिच होना चाहिए, एटलीस्ट ज़्यादा नहीं, एक हफ्ते में 1 मिलीग्राम आयोडीन चाहिए, लेकिन वो भी नहीं मिल पाता कभी कभी। तो आप ये जान लीजिए कि हमको आयोडीन जो है फूड में चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आयोडीन जो है फूड में नहीं होता है। तो होता क्या कि आयोडीन की कमी की वजह से थायरोग्लोबुलिन तो बन रहा है, लेकिन आयोडीन नहीं उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो आयोडीन नहीं जुड़ा है, तो इसीलिए थायरोक्सिन तो बनेगा नहीं। तो आयोडीन की डिफिशियंसी की वजह से क्या होता है कि जो थायराइड ग्लैंड है वो ब्लड से सारा आयोडीन सक करता है, एक्सट्रैक्ट करता है, सारा आयोडीन ब्लड से लेता है, जिसकी वजह से साइज बढ़ जाता है, इसका जो है साइज बढ़ जाता है। तो आयोडीन की डिफिशियंसी फूड की वजह से है, पहला रीजन क्या, खाने की वजह से। तो इसकी वजह से हम बोलते हैं सिंपल ग्वाइटर। लेकिन कहीं पे क्या होता है, अगर आप माउंटेन पे रह रहे हैं, अगर आप ऊंचाई पे रह रहे हैं, माउंटेन पे, फुट हिल ऑफ माउंटेन में, तो वहां से हजारों साल से पानी जो है वो क्या करता है, फ्लो करता हुआ आता है। तो फ्लो करता है तो वहां से आयोडीन को वॉश आउट कर देता है। आयोडीन उस पे जो माउंटेन पे नहीं होता है, कम होता है, वो सारा प्लेन पे चला जाता है, सारा प्लेन पे चला जाता है। तो जब किसी रीजन में, किसी एरिया में लोग रह रहे हैं
अब वहाँ पे आयोडीन की कमी है जिसकी वजह से ग्वाइटर हो जाए, साइज बढ़ जाता है, तो उस तरह के बोलते हैं इंडेमिक ग्वाइटर। इंडेमिक यानी कोई जोग्राफिकल रीजन है, कोई जोग्राफिकल एरिया है जहाँ पे उस माउंटेन की वजह से सारा साल्ट प्लेन पे आ जा रहा है, वहाँ पे प्रोवाइड नहीं हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं इंडेमिक ग्वाइटर। इंडेमिक ग्वाइटर जो कि माउंटेन या फुट होने की वजह से आयोडीन जो है वाटर के साथ नीचे चला आता है। तो सिंपल ग्वाइटर या एंडेमिक ग्वाइटर, सिंपल ग्वाइटर या इंडेमिक ग्वाइटर, तो सिंपल ग्वाइटर है और इंडेमिक ग्वाइटर है। तो हमने बताया कि इंडेमिक ग्वाइटर जो है वो किसी माउंटेन या फुट हिल पे रहने की वजह से आयोडीन नहीं मिल पाता है, तो आयोडीन की डिफिशियंसी की वजह से जो ग्वाइटर होता है वो एंडेमिक हो जाता है। इसीलिए सी फूड खाना बहुत ज़रूरी है ताकि जो है एक ग्वाइटर से बचा जा सके। तो हाइपो मतलब कम, तो जब आयोडीन ही नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है T3 T4 जो है उसका लेवल जो है कम हो जाएगा इधर ज़्यादा। लेकिन TRH TSH हमने बताया ना कि TRH ऊपर से हाइपोथैलेमस TSH इनका लेवल तो बढ़ा रहेगा भाई, इनमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये तो जाएंगे सेल को भाई स्टिमुलेट करेंगे कि भाई तू थायरॉक्सिन बना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए आपने जब देखा होगा जब भी थायराइड का टेस्ट होता है तो उसमें TSH लेवल जरूर देखते हैं कि भैया कई प्रॉब्लम TSH में तो नहीं है और जिसकी वजह से थायरॉक्सिन नहीं बन रहा है। तो आप देखेंगे TSH नॉर्मल होता है, थायरॉक्सिन जो है उसका लेवल कम होता है ड्यू टू आयोडीन डिफिशियंसी या किसी और वजह से। तो TSH लेवल ठीक है, T3 T4 लेवल कम है, क्योंकि अगर तो आप क्या करते हैं यहाँ पे थायरॉक्सिन देते हैं, यहाँ पे थायरॉक्सिन देते हैं टैबलेट ताकि T3 T4 जो है उसका लेवल मेंटेन हो जाए। तो इसीलिए TSH भी देखते हैं और T3 एंड T4 भी देखते हैं, क्योंकि हो सकता प्रॉब्लम TSH में हो, इसकी वजह से नहीं हो रहा हो, बन तो रहा है फॉलिकल में थायरॉक्सिन लेकिन TSH ही सही नहीं है, वही कम है, वही नहीं जा रहा है, तो इसकी तो यहाँ पे ये इलाज करेंगे। या TRH देखेंगे कि अगर वहाँ से ही TRH मैसेज रिलीज नहीं हो रहा तो TRH, लेकिन अगर TSH नॉर्मल है तो इसका मतलब TRH नॉर्मल है, तो TRH भी नॉर्मल है, दोनों नॉर्मल है। तो T3 T4 का लेवल किसकी वजह से कम हो रहा है, या तो खाने में आयोडीन नहीं जा रहा है और या तो आप बहुत ऊंचाई पर रहते हैं, यानी कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे आयोडीन ही नहीं मिल रहा है। तो एंडेमिक ग्वाइटर एंड सिंपल ग्वाइटर का सिंपल मतलब ये है। तो ये हो गया आपका कोलाइड ग्वाइटर और सिंपल ग्वाइटर, एंडेमिक ग्वाइटर। एक और कंडीशन जान लीजिए, क्रेटिनिज्म। क्या होता है क्रेटिनिज्म? आयोडीन की कमी की वजह से। क्रेटिनिज्म क्या होता है? वो बच्चे में होता है, इन्फेंट में, बाय बर्थ। क्रेटिनिज्म भाई लड़का पैदा हुआ थायराइड है ही नहीं, उसमें प्रॉब्लम है। तो अगर थायराइड नहीं है किसी बच्चे में तो एक बात जान लीजिए कि उसके फिजिकल मेंटल, ठीक है, फिजिकल मेंटल सेक्सुअल सब पे असर पड़ेगा। अगर थायराइड ही नहीं रहेगा सपोज करिए तो ब्रेन जो है मेंटल रिटार्ड कर जाएगा, ब्रेन जो है वो इडियट टाइप का हो जाएगा, मतलब फुलिशनेस हो जाएगा, उसका ब्रेन जो है वो स्टूपिडिटी टाइप का हो जाएगा, वो ब्रेन काम नहीं करेगा, तो मेंटल प्रॉब्लम होती है। उसको क्या होता है, सुनने में दिक्कत होती है। तो क्रिटिनिज्म में कंडीशन क्या है, अगर बाय बर्थ है जिसको हम कॉन्जेनाइटल क्रिटिनिज्म बोलते हैं। कॉन्जेनाइटल का मतलब ये होता है कि भाई बच्चे के अंदर थायराइड ग्लैंड ही नहीं है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है बहुत ही ज़्यादा, लेकिन बाय बर्थ है तो उसको कॉन्जेनाइटल बोलेंगे। किसी एरिया में ऐसा है कि थायराइड में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, उसको एंडेमिक बोलते हैं, जो किसी एरिया से लेता देना होता है। तो बेसिकली क्या है, क्रेटिनिज्म जो है बाय बर्थ में थायराइड में प्रॉब्लम हो जाता है, तो जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ जो है वो हाइट जो है उसकी शॉर्ट हो जाती है, और मेंटल जो रिटार्डेशन हो जाता है, सुनने में भी दिक्कत होती है। तो फिजिकल में क्या प्रॉब्लम होता है, स्केलेटल, इसका स्केलेटल नहीं बढ़ेगा भाई, हमारा स्केलेटल नहीं बढ़ेगा तो साइज छोटी हो जाएगी। मस्कुलर वीक हो जाती है, बॉडी ओबीज हो जाती है, मोटा हो जाता है, और विसरल जो होता है वो ऑर्गन तो ठीक ही होता है तकरीबन। मेंटल क्या होगा, इडियोसी या इम्पेसिलिटी भी बोलते हैं, मतलब फुलिशनेस हो जाता है, मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है नॉर्मल फंक्शन नहीं करता है। सेक्सुअल में क्या होता है कि भाई सेक्स ऑर्गन ही नहीं डेवलप होगा। तो ये प्रॉब्लम क्रिटिनिज्म जो होती है बाय बर्थ में होती है, जिसको मेंटल रिटार्डेशन, स्टंटेड ग्रोथ यानी कि ग्रोथ छोटा हो जाता है, और मेंटल रिटार्डेशन, और क्या बोलते हैं डेफ म्यूटिज्म, कान में सुनाई नहीं देता ठीक से, तो ये प्रॉब्लम होती है। और उसके बाद जो है एक मिक्स एडिमा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है स्किन के अंदर अगर
बहुत ज़्यादा जो है वाटर का एक्युमुलेशन हो जाए, उसको मिक्स एडिमा बोलते हैं। ये सारी चीज़ें हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से होता है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या क्या रखा गया? सिंपल ग्वाइटर, आयोडीन की डेफिशिएंसी अगर माउंटेन में है तो एंडेमिक ग्वाइटर, बाई बर्थ है तो क्रेटिनिज्म, भाई थायराइड ही नहीं है तो थायरोक्सिन कहाँ से बनेगा? मिक्स एडिमा जो होता है वो ज़्यादातर आप देखेंगे कि इसमें स्किन के अंदर जो है वाटर का एक्युमुलेशन हो जाता है, तो मिक्स एडिमा जहाँ भी है वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अब एक और है हाशमिटोस थायरॉयडाइटिस, ये लास्ट है, हाशमिटोस थायरॉयडाइटिस, बिल्कुल आपका ग्रेव डिजीज की तरह है। इसमें भी क्या होता है कि जो थायराइड के फॉलिकल है, ऑटो एंटीबॉडीज होती है और इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो थायराइड जो है ऑटो एंटीबॉडीज की तरह डिस्ट्रॉय, बिल्कुल ग्रेव की तरह है। ग्रेव में क्या होता है, रिसेप्टर पे बाइंड कर रहा था कि T3 T4 बनाओ, तो वो हाइपर में जा रहा था। यहाँ एंटीबॉडी जो है थायराइड ग्लैंड को ही मार दे रहा है, खत्म कर दे रहा है, तो बनने का कोई सवाल ही नहीं होता, तो T3 T4 का लेवल कम हो जाता है। तो ग्रेव डिजीज और हाशमिटोस डिजीज में यही फर्क है, जिसको हाशमिटोस थायरॉयडाइटिस बोलते हैं। तो ये इन दोनों का डिफरेंस है। और हाइपो में क्या होता है, आप याद रखिएगा, हमने कहा कि हाइपो में आदमी सुस्त होता है, डिप्रेशन रहता है, मतलब उसको किसी चीज़ से लेना नहीं होता है, और जो जीआईटी में खाना वो धीरे धीरे मतलब एब्जॉर्ब होता है, तो वो उसका मतलब साइज बढ़ जाता है, वेट बढ़ जाता है। हाइपर में वेट घट जाता है डायरिया की वजह से, हाइपो में वेट बढ़ जाता है। इसीलिए थायरोक्सिन का बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप जान लीजिए जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है थायरॉयडिज्म का, कि एक तो आपका हाइपर में क्या होगा कि आपको नींद नहीं आएगी, हाइपो में क्या होगा, नींद बहुत आएगी, बहुत सोने का मन करेगा। तो इसको इंसोम्निया बोलते हैं, जिसको नींद नहीं आता। और जिसको बहुत नींद आता है हाइपोथायरॉयडिज्म, उसको सोमनेलेंस बोलते हैं, बहुत ज़्यादा सोएगा। इसमें क्या होगा कि रेस्पिरेशन ब्रेन, हाइपर में रेस्पिरेशन ब्रेन बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट बहुत इंक्रीज करेगा, इसमें सुस्त रहेगा, इसमें एंजाइटी रहेगा, इसमें डिप्रेशन होगा। हाइपर में क्या होगा, आपका वेट लॉस होगा क्योंकि डायरिया हो रहा है, पूरा खाना बाहर निकल जा रहा है, दिन भर भूख लगेगी, या दिन भर खाएंगे हाइपर में दिन भर, हाइपो में आपको भूख ही नहीं लगेगी, ठीक है, आपका खाना वैसे के वैसे, सोएंगे, एब्जॉर्प्शन होगा, और जिसकी वजह से कभी कभी क्या होता है, स्ट्रोक भी हो जाता है। मतलब कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है, हाइपो में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है फैटनेस की वजह से, जिसकी वजह से स्ट्रोक हो जाता है। तो हाइपो बड़ी दिक्कत प्रॉब्लम वाली है, तो इसीलिए हम थायरोक्सिन का टेबलेट देते हैं। तो ये था हमारा जो है थायराइड डिसऑर्डर, थायराइड में हाइपर में कैंसर, जो कि एक सेल न्यूप्लास्टिक हो जाए। तो सिर्फ कहानी क्या है, हाइपर में T3 T4 का लेवल का बढ़ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो रीज़न क्या होता है कि या तो सेल कैंसरस हो जाए, जो थायराइड में फॉलिकल सेल है बहुत ज़्यादा बनाने लगे, इंडिपेंडेंट ऑफ TRH एंड TSH, ठीक है, TRH TSH। देखिए एक बहुत ही सिंपल जो है रूल है कि TRH TSH को कहता है, और TSH थायरोक्सिन को यानी थायराइड ग्लैंड में कहता है T3 T4 बनाओ। कैंसर में क्या होता है, ये दोनों का कोई लेना देना नहीं है, वो अपने आप में बनाया जा रहा है। ग्रेव डिजीज में क्या होता है, जो फॉलिकल में जो आपका एंटीबॉडीज है, जो रिसेप्टर है, TSH बाइंड करता है, तभी थायरोक्सिन बनता है, वो बनता है। तो T3 T4 बहुत ही बन रहा, क्यों, ऑटो एंटीबॉडीज, इसको ऐसा चीज लगा दिया प्लक जाके उसके मुंह पे, एंटीबॉडीज बना दिया कि वो दिन भर एक्टिव रह रहा है, उसको TSH TRH को लेना देना नहीं है। मैं तो एक्टिव हूँ, मेरे को तो बनाना है, रिगार्डलेस ऑफ एनी काइंड ऑफ इनिबिटर या एनी काइंड ऑफ इनिबिशन। उसको TRH TSH मतलब नहीं है, ब्रेन से क्या आ रहा है क्या नहीं, उसे बनाया जा रहा है, क्योंकि वहां पे ऑटो एंटीबॉडीज यानी कि एंटीबॉडीज उस पर लग गया है और वो दिन भर उसको एक्टिव किया हुआ है। तो T3 T4 तो दिन भर बनेगा, तो क्या होगा, थायराइड की टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी, थायरोटॉक्सिकोसिस हो जाएगा। उसी तरह आई में जाके वो एंटीबॉडी बाइंड कर देता है, साइज बढ़ जाता है, प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल बाहर निकल आता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सोप्थॉल्मिक ग्वाइटर, साइज का बढ़ना। हाइपो में क्या होता है, सिंपल ग्वाइटर है, आयोडीन नहीं है फूड में, आयोडीन नहीं तो थायरोक्सिन बनेगा कैसे, तो थायराइड ग्लैंड क्या करेगा, ब्लड से सारा आयोडीन लेने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से आप देखेंगे साइज बढ़ जाता है ग्वाइटर। और अगर आयोडीन जो है किसी माउंटेन पे उसकी कमी की वजह से हो जाता है, उसको एंडेमिक ग्वाइटर बोलते हैं। अगर थायराइड में कोई प्रॉब्लम बाय बर्थ हो जाए, बर्थ है थायराइड ही नहीं है, प्रॉब्लम है, तो क्रेटिनिज्म बोलेंगे। तो बाय बर्थ क्या होगा, ना मेंटल डिसऑर्डर हो जाएगा, ना ब्रेन बनेगा, ना ग्रोथ अच्छे से होगी, फिजिकल में प्रॉब्लम हो जाएगा, मेंटल प्रॉब्लम हो जाएगा, और आपका सेक्सुअल प्रॉब्लम भी हो जाता है।
मिक्स एडिमा में अगर हाइपो है तो पानी का इकट्ठा होना बहुत ज़्यादा एक्युमुलेशन हो जाता है तो मिक्स एडिमा, जनरलाइज मिक्स एडिमा। और हास्पिडोथायरॉइडाइटिस जो है वो ग्रेव डिजीज की तरह जिसमें ऑटो एंटीबॉडीज बनता है, थायराइड के जो फॉलिकल सेल को डिस्ट्रक्ट कर देता है। ठीक है, और उससे रिलेटेड आपको जो हाइपर में एंजाइटी और आपका इंसोम्निया और आपका जो है वेट का लॉस होना और हाइपो में वेट का गेन होना, डिप्रेशन और ज़्यादा सोना, ये सारी चीज़ें जो है आप जो है हाइपोथायरॉयडिज्म में देखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें।